वेलकम इन अनंत क्लासेस। सो इस वीडियो का इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं आई से, हिंदी में बोलते हैं वांट ऑफ कारक। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक था उसमें बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं जिसको इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो मैं हमेशा अणुसंख्यक गुणधर्म को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलूंगा इंग्लिश में, और शॉर्ट में बोलूंगा इसको सीपी। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं मैंने आपको बताया था। अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? विलेय की मात्रा पर। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म को बोलते हैं इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और शॉर्ट में मैं बोलूंगा हमेशा सीपी। तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? विलेय की मात्रा पर डिपेंड करती है। अब देखो समझना, जैसे मान लो अपन ने किसी भी विलयन में कोई विलेय डाला तो उसके अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाएंगे। जैसे क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाएगा, हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा, परासरण दाब बढ़ जाएगा, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा अगर मात्रा बढ़ेगी तो लेकिन कुछ वो उस केस में होता है जब, मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि अपन वो केस जब भी देखेंगे जब उनमें विलेय के जो अणु का या तो संगुणन ना हो या विघटन ना हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं संगुणन को एसोसिएशन और विघटन को बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, तो जब भी वो काम करता है, जैसे मान लो अगर कुछ पदार्थ अपन ने ऐसा ले लिया, जैसे मान लो शक्कर ली, शक्कर का अगर मैं 1 मोल किसी विलयन में डालूंगा तो यहाँ पे टूटेगा नहीं। ठीक है, तो वहां पे तो ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगी अणुसंख्यक गुणधर्म वाली। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कुछ केस ऐसे है, ठीक है, जैसे मान लो NaCl लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, ये कैसे टूटेगा? ये जब भी पानी में अगर इसको मैं डालूंगा तो आयनित हो जाएगा। तो क्या हुआ? Na++Cl-। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या? इसका विघटन हो गया। किसका? NaCl का। तो इस केस में अणुसंख्यक गुणधर्म चेंज होंगे क्या? हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म मात्रा पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे तो 1 मोल डाला था लेकिन यहाँ बन कितने गए? 2 मोल। देखो कैसे 2 मोल बन गए। 1 मोल डालने पर विघटन होने के बाद 2 मोल बन गए। तो 2 मोल बन गए तो मतलब मात्रा बढ़ गई। तो मात्रा बढ़ गई तो मतलब क्या बन गया? उसका अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गया। ठीक है, अब देखो आगे समझो। यहाँ मान लो t=0, किसी टाइम पे t=0 पे इसका 1 मोल था। ठीक है, और यहाँ Na+Cl-0 थे। ठीक, अब मान लो t टाइम पे क्या हुआ? किसी भी t टाइम पे क्या हुआ? यहाँ पे इसके 0 हो गए और ये पूरे कन्वर्ट किस में हो गए? यहाँ 1 से तो कितना बन रहा है? 1 यहाँ ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ भी कितना बनेगा? यहाँ 0 था, यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे तो पहले t=0 पे तो क्या थे? ये दोनों 0 थे, लेकिन यहाँ t= कुछ समय बाद जिस टाइम पे ये पूरा कन्वर्ट हो गया तो यहाँ कितना बन गया? एक इसका, यानी कितने बन गए? 2 मोल बन गए। 1 मोल Na+, 1 मोल Ca+, यानी 1 मोल NaCl डालने पर 2 मोल Na+ बन गया और Cl- बन गया। इसका मतलब कि NaCl का डाला तो 1 ही मोल, अगर NaCl का 1 ही मोल डाला तो उसी पे डिपेंड करना चाहिए अणुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन वहां पे बन कितने के अंदर जाने के बाद, विलयन में आने के बाद ही 2 मोल बन गए, एक Na+, तो क्या अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेंगे क्या? हाँ बढ़ेंगे। क्यों? इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर से थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर देखा जाए NaCl को, अगर अपन बिना इसके देखते हैं, बिना वांट ऑफ फैक्टर के, तो जैसे मान लो यहाँ पे से अपन ने NaCl डाला 1, तो पूरा NaCl विघटित नहीं हुआ, ये इसमें मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? यहाँ NaCl डाला तो 1, अगर इसके हिसाब से करेंगे अपन कैलकुलेशन इसकी अणुसंख्यक गुणधर्म की, तो वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी NaCl के केस में। जबकि होगा क्या? वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 मोल NaCl डाला, अभी जाने के बाद, विलयन में जाने के बाद क्या बन गया? आयन। तो कितने बन गए? 2 मोल बन गए।
तो 2 मोल बन गई ये। तो मात्रा चेंज हुई, मात्रा चेंज हुई तो अणुसंख्यक गुणधर्म चेंज होंगे क्या? सही। अगर अपन इसके हिसाब से 1 मोल के हिसाब से निकाल देते, 1 मोल की मात्रा के हिसाब से, तो गलत आ जाते, लेकिन अपन को किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा? 2 मोल के हिसाब से। तो उसके लिए यहाँ एक फैक्टर आया, उसे बोलते हैं अपन वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुण। परिकलित मतलब ये तो अपन ने थ्योरेटिकली निकाले, पहले से ही कल्पना कर ली इनकी। परिकलित अणुसंख्यक गुण, ठीक है। प्रेक्षित मतलब जो ऑब्जर्व करने पर तो कितना है? 2 मोल, लेकिन अपन ने प्रैक्टिकली क्या देखा कि NaCl को डाला NaCl में, उसमें पानी में, तो 1 ही मोल गया NaCl का। लेकिन जैसे अपन ने प्रैक्टिकली देखा भैया ये तो 2 मोल हो गए, 1 इधर हो गया 1 इधर हो गया, 2 मोल हो गया, यानी मात्रा बढ़ गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गई। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन होती है। वांट ऑफ फैक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पे इस केस में कितनी हो जाएगी? ऑब्जर्व्ड मतलब अपन ने देखा प्रैक्टिकल करके, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई? मात्रा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? मात्रा पे, सांद्रता पे। तो यहाँ कितनी आई? 2 अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली क्या देखा था अपन ने? 1 ही था, ठीक है, और ऑब्जर्व किया तो 1 + 1 2 आई। तो ये कितना है? इस केस में आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। ये तो केस हुआ किसका? डिसोसिएशन, विघटन का केस। अब दूसरा एक केस देखते हैं अपन, संगठन का केस। संगठन का केस जैसे अपन जानते हैं एथेनोइक अम्ल जो रहता है CH3COOH, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये विघटित होता है, लेकिन बेंजीन में डालने पर क्या होता है? अगर मैं इसको बेंजीन में डाल लूं, एथेनोइक अम्ल को अगर मैं बेंजीन में डाल दूं तो होगा क्या? ये बन जाता है, संगठन हो जाता है इसका, यानी 2 मोल 2 अणु इसके आपस में जुड़ के एक अणु बनाते हैं, ठीक है। एक पूरा एक अणु बना लेते हैं, इस तरीके से जुड़ता है। तो यहाँ बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है। देखो जुड़ा कैसे, क्यों जुड़ा, इसका कारण देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। ऐसे इधर भी, इधर लिख देता हूँ, इधर भी क्या हुआ? ऐसे CH3 आया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। अब हुआ क्या? इसकी विद्युत ऋणता कम है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसके बीच में एक आकर्षण बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये एक अणु मिलकर कितने बन गए? 2 अणु मिल गए। तो ये पूरा एक अणु 2 अणु से मिलकर बना है जब शुरुआत की थी। तो हुआ क्या? देखो यहाँ ये 2 बन गए। अब देखो अगर मैं T = 0 पर लूं, T = 0 पर लिया मैंने, तो इसकी सांद्रता थी 2 और यहाँ तो 0 थी, क्योंकि टाइम नहीं हुआ, अभी घुला नहीं है बेंजीन में। अब जैसे इसका T = T' पे एसोसिएशन हो गया, यानी संगुणित हो गया। संगुणित होने पर क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना मोल बना? 1, तो बना 1। लेकिन माना क्या था अपन ने? 2 मोल, और निकला क्या प्रैक्टिकली? 1 मोल। मात्रा कम होगी, संगुणित करने पर मात्रा कम होगी, तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम होंगे क्या? हाँ होंगे। यहाँ पे T' पे ये 0 हो गया और ये 1 मोल। जबकि अपन क्या मान रहे थे? हाँ 2 मोल से तो विलयन में जाने पर 2 ही होना चाहिए, और 2 के आधार पर अपन गणना कर रहे थे विलय की सांद्रता की। लेकिन प्रैक्टिकली जब अपन ने देखा, जब इसका पूरा टाइम खुल गया, तो ये तो 1 मोल बन गया जुड़ के, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता या मात्रा घट जाती है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी इस केस में? I = क्या होगा? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड देखोगे आप, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में कितना आया? 1। मात्रा कितनी आई? प्रैक्टिकली मात्रा 1 आई, और ली कितनी थी? थ्योरेटिकली कितनी मानी? 2। तो क्या हो गया? I की वैल्यू जब भी संगुणन हुआ, अगर विघटन हो रहा है तो I की वैल्यू किससे? I की वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 से। किसके केस में? विघटन के केस में। विघटन होने पर I की वैल्यू >1 आ रही है, और संगुणन के केस में क्या आ रही है? ये <1 है, तो I की वैल्यू <1 आ रही है संगुणन केस में। आधा 1 से कम है ना,
तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी संगुणन में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और समझो, यहाँ पे 1 मोल NaCl का अगर मैं वेट पूछूं तो 1 मोल NaCl का वेट क्या होगा, उसके अणुभार के बराबर। ये कैसे देखा अपन ने, थ्योरेटिकली। कैसे देखा ये अपन ने, थ्योरेटिकली। तो 1 मोल NaCl का वेट कितना आया, NaCl का वेट किसके बराबर होता है, उसके मोलर मास के बराबर। इसको मोलर मास बोल सकता हूं। तो मोलर मास कितना आ गया NaCl का, इसका होता है 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। 58.5 ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कितने मोल बने, तो 2 मोल। तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ 2 मोल Na प्लस Cl माइनस का वेट कितना आएगा, तो 2 मोल का कितना आएगा, उसके अणुभार के बराबर। इसके अकॉर्डिंग तो इतना ही आना चाहिए, 58.5 ग्राम पर मोल। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे देखो मोलर मास में क्या है, ये 2 मोल का है। तो मोलर मास किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। तो 1 मोल Na प्लस Cl माइनस के लिए कितना होगा, इसका हाफ होएगा, वो कितना होगा 29.75 ग्राम पर मोल। तो हुआ क्या, यहाँ पे मोलर मास आधा हो गया। देखो यहाँ पे मोलर मास पूरा 58.5 था, यहाँ पे इसका एवरेज देखेंगे तो आधा हो गया, यानी मोलर मास भी विघटन के केस में कम हो गया। मतलब कि अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे विघटन के केस में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्या होगी, बढ़ेगी। और विघटन के केस में मोलर मास, जिसको कि अणुभार बोलते हैं, ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। यानी विघटन के केस में मोलर मास तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म तो बढ़ रहे हैं, और आणविक द्रव्यमान मोलर मास जिसे बोलते हैं अणुभार, वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसको अपन एक बार समझते हैं। तो अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे एक बात करते हैं अपन विघटन की। फर्स्ट केस है विघटन का, दूसरा केस हुआ संगुणन का, कि जिसमें अणु जुड़ गए। दूसरे में तो क्या हुआ, आयनित हो गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइसिस थे। NaCl कैसा है, आयनित हो जाता है जब जाता है इसमें। तो इस केस में क्या हो रहा है, I की वैल्यू क्या आ रही है, I की वैल्यू इस केस में आ रही है, विघटन के केस में I की वैल्यू कितनी आई थी, मोर देन 1 बॉन्ड ऑफ फैक्टर की। संगुणन के केस में क्या है, I की वैल्यू 2 लेस देन 2I, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखा जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुण, गुणधर्म बोल दो या गुण बोल दो, वो क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ गई। क्यों, क्योंकि मात्रा बढ़ गई। विघटन के केस में क्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ जाएंगे। जबकि संगुणन के केस में मात्रा कम हो रही, मोल कम हो गए ना, 2 से 1 बन गया, तो ये कम हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोलर मास, अणुभार बोल दो इसको, मोलर द्रव्यमान बोल दो हिंदी में, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है मोलर मास। घटाना मोलर मास, मैंने बताया था आपको, वो 58.5 से एवरेज कितना आ गया उसका, 29.5 1 मोल का, ठीक है, 29.75। और इस केस में क्या हुआ, 1 से 2 बन गया, बड़ा हो गया, तो उसका मोलर द्रव्यमान बढ़ गया। तो इस केस में तो मोलर द्रव्यमान बढ़ रहा है। यानी अपन ने I लिखा था, तो I को क्या लिखा था अपन ने, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, ऑब्जर्व्ड के नीचे क्या लिखा था अपन ने, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये तो ऑब्जर्व्ड है अपॉन थ्योरेटिकल। लेकिन यहां देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही तो मोलर मास घट रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही तो मोलर मास बढ़ रहा है। यानी ये इसका उल्टा केस है, यानी ये इसके रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे बोल सकता हूं ऑब्जर्व, तो इसको उल्टा कर दूंगा मोलर मास के केस में, तो क्या लिख सकता हूं इसको, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। तो सीधी सी बात अपन को क्या याद रखनी है, शॉर्ट में बता देता हूं आपको, सम अप कर देता हूं पूरा। आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो अपन ने ध्यान से प्रैक्टिकली जो अणुसंख्यक गुणधर्म निकाला वो,
अपॉन थ्योरेटिकली, यानी जो अपन ने थ्योरी से निकाला गुणधर्म, वो इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऊपर से दूसरी चीज, जब भी विघटन हो रहा है तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, संगुणन पर I की वैल्यू 2 से कम आ रही है। विघटन होने पर मात्रा बढ़ जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, संगुणन होने पर मात्रा घट जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है। विघटन होने पर मोलर मास घटता है और संगुणन होने पर मोलर मास बढ़ता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है पूरी, उसमें जो भी बताया। ठीक है, अब इसको आगे और समझते हैं अपन। तो अभी देखो, अगर मैं इनके लिए RLVP क्या लिखा था, जितने भी अणुसंख्यिक गुणधर्म है वो लिख देता है। RLVP किसके इक्वल आया था, XB के इक्वल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, किस पे डिपेंड कर रहा था, विले के मोल अंश पर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा TB किसके इक्वल आया था, KB, इधर लिखता हूँ इसको थोड़ा, डेल्टा TB किसके इक्वल आया था, KBM। डेल्टा TF किसके इक्वल आया था, KFM। ठीक है, और क्या था, पाई इक्वल टू किसके आया था, CRT। ये 4 लिखाए थे। लेकिन जैसे विघटन और संयोजन का केस आएगा तो सिंपली क्या करना, अपन को यहाँ I से गुणा कर देना है, सभी में I से अपन को गुणा कर देना है। तो ये चीज एक आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा विघटन तथा संगुणन के केस में भी। अब अपन क्या कर सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म देख सकते हैं किसके थ्रू, वांट ऑफ फैक्टर से गुणा करके। ठीक है, अब अपन देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दुर्बल अम्ल के विघटन पर, देखो दुर्बल अम्ल क्या होता है, किसी भी विलयन में अपन डालेंगे तो वो पूरी तरह से टूटता नहीं है। जो भी दुर्बल इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो किसी भी विलयन में डालेंगे तो पूरी तरह से टूटता नहीं। अगर Na+Cl NaCl को पानी में डालोगे तो पूरी तरह से Na+ और Cl- आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो दुर्बल होते हैं वो क्या होता है, पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो देखो क्या होगा इस केस में, जैसे मान लो CH3COOH हम जानते हैं एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, मान लो इसका किसी विलयन में डाला अपन ने, बेंजीन में तो ये डबल हो जाता है, लेकिन पानी में क्या होगा, विघटन होगा तो ये पूरी तरह से नहीं टूटता है। ये किस तरीके से टूटता है, CH3COO- और H+, इसका पूरा विघटन नहीं होता है। मान लो T=0 टाइम पर इसका 1 मोल है और ये कितना है, 0 और ये 0। ठीक है, मान लो T टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये चालू करा नहीं करा, T टाइम पर क्या हुआ, ये 1 माइनस, मान लो विघटन हुआ इसका 1 से पूरा नहीं हुआ, 1 माइनस मान लो इसका आधा विघटन हो गया 50%, तो कितना होगा 0.5। तो एक टूटने पर तो कितना बन रहा है, एक अगर पूरी तरह से टूट जाए इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ 1 और 1, अगर आधा टूटेगा तो ये कितने बनेंगे, आधे आधे, तो यहाँ कितना आएगा 0.5 और यहाँ 0.5। ठीक है, तो देखो एक टूट, अगर ये पूरी तरह से टूट जाता तो एक एक बन जाता, पर ये कितना टूटा है, 1 माइनस 0.5, आधा टूट गया, आधा ये टूटा, कितना है, आधा टूटा है, तो कितना हो गया 0.5 यहाँ आ गया, 0.5 यहाँ आ गया। तो यहाँ से अगर मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखूँ, इसको डिनोट करते, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते अल्फा से, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिनोट करें तो इसका मतलब क्या आया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, कितना टूटा अपॉन कितना डाला, तो टूटा कितना 0.5, ये टूटा है ना, यहाँ से आधा टूट गया आधा बच गया, तो टूटा कितना ये, और डाला कितना था 1, तो 0.5/1, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी आ गई यहाँ पे 0.5। समझ में आ गया, एक बार फिर समझो, T=0 पर ये 1 था, ये 0 था, T=2 पर कितना टूट गया, इसमें से आधा निकल गया, आधा निकल गया तो कितना कितना बनेगा 0.5, एक से तो अगर एक पूरा टूट जाए तो कितना बनता है 1, आधा टूटेगा तो कितना बनेगा 0.5। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ से इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कितना टूटा अपॉन कितना डाला था, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कितनी वैल्यू तो उसकी टूट गई। ठीक है, कितना डाला, कितनी डिग्री तक वो टूट रहा है, उसके बेसिस पे, जितना डाला था उसके बेसिस पे, तो वही क्या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या हो गया अल्फा। अब देखो इसी केस में क्या करता हूँ मैं, जैसे मान लो कोई ऐसे अगर बहुत सारे एसिड हो सकते हैं या दूसरे इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, N = N टूट रहा है तो क्या बनाएगा Na,
देखो एक टूट रहा है तो कितना बना रहा है 1 1, एन टूटेगा तो कितना बनाएगा एन है। ये बात आपको समझ में आ गई। t इक्वल टू 0 पर मान लो इसका वही 1 है और यहाँ कितना है 0। और t इक्वल टू टी डेज पर क्या हुआ इसका विघटन हुआ। अब विघटन अपन को पता नहीं कितना हुआ तो उस पर अपन लिख सकते हैं विघटन की डिग्री अल्फा। तो मान लो यहाँ से विघटन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं तो कितना टूटा यहाँ कितना लिखा था 0.5। तो माइनस क्या करेंगे कितना टूटा, तो कितना टूटा कैसे आएगी अल्फा इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने कितना टूटा अपॉन, इसको हिंदी में अगर प्योर हिंदी में बोलते तो विघटन की मात्रा बोल देना, ठीक है। और कितना डाला तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहां से क्या लिखूंगा, तो यहां से कितना टूटा कितना जाएगा अल्फा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा, ठीक है। या 1 से 1 1 बन रहे, या n से कितने बनेंगे n, तो यहाँ क्या आ जाएगा n अल्फा, ठीक है। ये तो आपको इक्वेशन पता होगी, इस तरीके से होता है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं समझना, अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन के लिए I की वैल्यू निकालूं, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू अभी बताया मैंने आपको, ऑब्जर्व्ड अपन कैमरा बार बार देखना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही, हीट कर रहा है मेरा कैमरा, तो ठीक है। चौक कहाँ की चौक, I इक्वल टू क्या है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड कितनी मात्रा डाली थी, सॉरी प्रैक्टिकली तो कितनी बननी चाहिए CH3COOH, अगर थ्योरेटिकली देखे तो अपन 1 को डालने पर 1 ही आना चाहिए मोल, ठीक है। पर प्रैक्टिकली वो कह रहा है 1 को डाल रहे, तो थ्योरेटिकली तो कितना होगा 1, प्रैक्टिकली कितना है देखो 1 माइनस 0.5 प्लस कितना बना यहाँ पे 0.5, ये 1 माइनस 0.5। अभी देखो एक बात समझो, यहाँ पे टूट कर ये तो बन गया, लेकिन कुछ अंश इसका तो बचा हुआ है, CH3COOH भी तो बचा हुआ है, तो ये भी तो I पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा। तो ऑब्जर्व्ड कितनी आएगी 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो कितना आ गया यहाँ 1.5। तो इसके लिए I की वैल्यू क्या आएगी 1.5 इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के लिए अपन I की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो I की वैल्यू देखो थ्योरेटिकली तो कितना होना चाहिए 1, और ऑब्जर्व करने पे क्या आएगा इनका सम, तो देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इतने मोल बच गए ना, 1 माइनस अल्फा इसके बच गए, एन अल्फा इसके बच गए विलियन में, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहां से देखो अपन निकालेंगे आगे, यहाँ I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। यहाँ से अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा यहाँ से I माइनस 1, यहाँ पे अगर मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो प्लस अल्फा कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से I इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या लिखूँगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ऊपर नीचे से दोनों साइड से माइनस कॉमन लिखूंगा तो इसको क्या लिखता हूँ 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस n, तो ये वैल्यू आ गई किसकी अल्फा की, ठीक है। क्या आ गई अल्फा की वैल्यू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस n, ठीक। एसोसिएशन के केस में, संगुणन के केस में देखेंगे अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जरूरत क्या है, अगर संगुणन पूरी तरह से ना हो, मतलब संगुणन हो तो रहा है, मतलब जुड़ तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ना हो तो वहां की क्या यूज होगी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा। तो पहले तो अल्फा देखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब बीटा। अब देखो अगर एथेनोइक अम्ल को मैं बेंजीन में डाल दूं तो क्या होता है इसका एसोसिएशन होता है। पहले तो डिसोसिएट होता क्यों, क्योंकि अपन ने किस में डाला था पानी में, ये डाइमराइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, द्वितीयकरण हो जाएगा इसका, अभी देखा अपन ने प्रोसेस पूरी। अब देखो इसको मान लो t इक्वल टू 0 पर, इसको बैलेंस करेंगे 2, t इक्वल टू 0 पर ये 2 है,
तो 2 से कितना बन रहा है ये, अभी t इक्वल टू 0 पर संगुणन नहीं हुआ तो 0, लेकिन t इक्वल टू t डेज पर ये 2 से कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से संगुणन नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे मान लेता हूँ 2 में से निकल गया 1, पूरी तरह से नहीं निकला, कितना निकला इसका आधा, तो आधे से कितना बनेगा, 2 से बन रहा है, सॉरी 2 से बन रहा है 1, तो आधे से आधा मतलब 1 से कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, सॉरी आधे से तो इसका आधा हो जाएगा यानी 0.5 हो जाएगा। अब देखो 0.5 क्यों हुआ, देखो समझो, यहाँ 2 से तो कितना हुआ 1, मतलब 2 का आधा हो गया इधर जाके, तो 1 से कितना होगा 0.5 यानी 1 का आधा इधर जाके हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ही तो एक तरह से देखा जाए, यूज कितना हुआ 1, बचा कितना 1। ठीक है, अब इसके लिए अपन आई की वैल्यू देखें, तो आई की वैल्यू क्या होती है अपने, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली मात्रा कितनी आई थी 2, ठीक है, लेकिन जब ऑब्जर्व किया तो कितनी होगी 0.5 + 1, ये भी लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी यूज हुआ, ये भी अपने पास पड़ा हुआ है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, ये भी बचा हुआ है, तो 1 + 0.5 बिलियन में है, तो कितना हो जाएगा टोटल 1.5। ये क्या है प्रैक्टिकल, ऑब्जर्व्ड बोल दो इसको, और ये क्या है थ्योरेटिकल, तो 2/1.5/2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई 0.75, तो संगुणन के केस में कितना गया लेस देन 1। ठीक है, अब देखो आगे, इसके केस में अपन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो एक इक्वेशन है एन है, एन से क्या हो रहा है संगुणन होके एन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, t इक्वल टू 0 पर ये कितना है 1 और ये कितना है 0, अभी 1 ही है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर कितना है 1 और ये कितना है, t इक्वल टू t डैश पर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस बीटा बोल देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ t इक्वल टू t डैश पर कितना निकल गया, ऐसे जैसे यहाँ निकला था 1 निकला था, तो 1 लेने पर बीटा निकल गया, मान लो बीटा वैल्यू निकल गई। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गई, बीटा मात्रा इसकी यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो वहाँ पे तो क्या बना था n अल्फा, यहाँ पे क्या बनेगा बीटा बाई n। अब देखो ये बीटा बाई n क्यों बना, देखो समझो इसको, यहाँ पे से 1 से कितना बना 0.5, 2 से कितना बना 1, 2 से कितना बना 1, 1 से कितना बना 0.5, तो 1 से कितना बनेगा यहाँ n होने पर बीटा बाई n, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है संगुणन हो रहा है, मात्रा कम हो रही है, तो यहाँ क्या बनेगा बीटा बाई n। तो देखो अब देखो यहाँ पे अपन निकालेंगे i की वैल्यू, तो थ्योरेटिकल तो कितनी है 1 और प्रैक्टिकली कितना इन तीनों का सम, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, तो i की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n। ठीक है, ये आ गया इसके केस में, संगुणन के केस में। अब अपन को मेन चीज तो क्या ध्यान रखनी है, डायरेक्ट अपन को ध्यान रखना है, डायरेक्ट अपन को डिसोसिएशन के केस में तो क्या होगा, डिसोसिएशन विघटन हिंदी में लिख देता हूँ, विघटन के केस में तो होगा i इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, i इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, और संगुणन के केस में क्या होगा, संगुणन को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, i इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n। ठीक है, बीटा अपॉन n, यहाँ बीटा क्या है डिग्री ऑफ डिस एसोसिएशन, यहाँ अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अपन को ध्यान रखना है। और इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, कई किताबों में अल्फा को ही बीटा मानते हैं क्योंकि दोनों के लिए डिग्री इक्वली होती है। ठीक है, तो अपन इसके बेस पे कल न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी वीडियो में, अच्छे समझना, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।